सभी को नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं करंट अफेयर रिवीजन शो को। देखिए, ये शो जो है आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, ये क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, जो भविष्य में आपका एग्ज़ाम है। जैसे कि अब एनटीपीसी का भी रिज़ल्ट निकल गया है, एएलपी का भी एग्ज़ाम होगा तुरंत, एसएससी का तो एग्ज़ाम चल ही रहा है। तो आपको कोई भी एग्ज़ाम हो जहाँ पर करंट अफेयर पूछा जाता है, तो ये सेशन आपके लिए है। ये एक पावर पैक सेशन होगा आपके लिए, जिसमें मैं आपको हर तरह से क्वेश्चन को रिवाइज़ कराते चलूँगा। डेली 10-10 क्वेश्चन से आपका काफ़ी मेंटेन हो जाएगा। यानी 1 दिन में 10 क्वेश्चन, तो आने वाले 30 दिन में 300 क्वेश्चन करंट अफेयर के आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। आइए, उसमें मैं कोशिश करूँगा कि सारा कुछ कवर कर लेते हैं। आपके स्क्रीन पे पहला सवाल आपसे पूछा गया है कि माधव नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश में स्थित है, उसको रिसेंटली डेजिग्नेट किया है इंडिया का कितने नंबर का टाइगर रिज़र्व? तो आपको बता दें कि जो अगर इंडिया की बात करें और स्पेसिफिक अगर टाइगर रिज़र्व की बात की जाए, तो टाइगर रिज़र्व टोटल अब इंडिया में संख्या हो गया है उसका 58। तो इस सवाल का तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका 58 हो जाएगा। लेकिन 58 नंबर का कौन-सा है, ये भी आपको याद रखना है। माधव नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश में है। अब आपको टाइगर से संबंधित बहुत सारी बातें याद रखनी पड़ेंगी। अब जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर है, तो प्रोजेक्ट टाइगर को कब लॉन्च किया गया था? तो इसका जो लॉन्च डेट था, वो था 1973 में था। वहीं अगर बात करें कि ये जो टाइगर है, अब टाइगर के साइंटिफिक नाम को भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपको साइंस के सेक्शन में ये पूछा जा सकता है। तो साइंटिफिक नेम आप लिख लीजिए, इसका ये होता है आपका पैंथेरा टाइग्रिस। उसी तरह से आपको और क्या याद रखना है, तो टोटल 58 टाइगर रिज़र्व हो गए। अब टाइगर को कंज़र्व करने वाली जो अथॉरिटी है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि टाइगर को जो कंज़र्व करने वाली अथॉरिटी है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है एनटीसीए। अब एनटीसीए क्या है? तो इसका फुल फॉर्म भी लिख लीजिए, ये भी आपसे कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। ये होता है आपका नेशनल टाइगर कंज़र्वेशन अथॉरिटी। अब यही लोग हैं जो कि टाइगर को कंज़र्व करने का काम करते हैं इंडिया में। आपको बता दें कि जो 75% आबादी है किसकी? तो टाइगर की। तो टाइगर की 75% आबादी पूरे वर्ल्ड का टाइगर जो है, ये भारत में है, याद कर लीजिएगा। और मध्य प्रदेश जो है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा टाइगर रिज़र्व की संख्या है, यानी कि हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर रिज़र्व कहाँ पर है? एंड टाइगर लोग को कौन-सा जंगल ज़्यादा भा रहा है? तो मध्य प्रदेश का जंगल ज़्यादा भा रहा है। अब अगर 2022 की डेटा की बात करें, तो जो टाइगर की संख्या थी 3682 थी। वहीं अगर 2023 की बात करें, तो इसकी संख्या थी 3925 टाइगर की संख्या थी। अब अगर टाइगर को गिनती करने के लिए जिस सेंसस को किया जाता है, उसको बोला जाता है टाइगर सेंसस। और टाइगर सेंसस हर साल नहीं होता है, एवरी 4 ईयर में ये होता है, ये बात याद कर लीजिएगा। यानी कि हर एक 4 साल में इसको किया जाता है। अगर पहले टाइगर बता दें आपको कि जो पहला टाइगर सेंसस है, ये कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 2006 में। अब जोड़ लीजिए कि छठा कब होगा? तो छठा हो जाएगा आपका 2026 में। तो इतनी सारी इम्पोर्टेंट लाइन थी टाइगर रिज़र्व से संबंधित, अब याद कर लीजिएगा इसको। चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले रिवीजन क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, बोलता है कि जो किताब है दिया सलाई, ये किसके द्वारा लिखा गया है? और वो एक नोबेल लॉरिएट हैं, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर इस सवाल का जो जवाब देखें, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कैलाश सत्यार्थी साहब जो है इस किताब को लिखे हैं। अब इस किताब का नाम आपको याद कर लेना है, इस किताब का नाम है दिया सलाई, काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है। और आपको बता दें कि इनको नोबेल प्राइज़ भी दिया जा चुका है। ये जो बच्चे हैं, जो चाइल्ड लेबर या फिर किसी भी तरह से गलत काम में अगर बच्चों को इन्वॉल्व किया जाता है, तो उससे संबंधित ये एक संस्था चलाते हैं और उसको उन लोगों को वहाँ से निकालने का काम करते हैं। काफ़ी बेहतरीन काम करते हैं ये। चलिए अब जो 2025 के आपके इम्पोर्टेंट बुक्स हैं, उनको अपनी कॉपी में लिख लीजिए और याद करते चलिए। वैसे तो मैं आपको डेली याद कराता ही हूँ करंट अफेयर सेशन, अगर आप नहीं देखे हैं तो उनको देखना चालू कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हम पहले जो किताब है, बहुत सारी किताबें मैं आपको लिखवा देता हूँ जो इम्पोर्टेंट है 2025 के लिए। तो एवरीथिंग इज़ ट्यूबरक्युलोसिस, तो एवरीथिंग इज़ ट्यूबरक्युलोसिस किसके द्वारा ये लिखा गया है? तो ये जॉन ग्रीन के द्वारा लिखा गया है। अब आपको ट्यूबरक्युलोसिस से संबंधित बातें बता दें, तो जो नेशनल मतलब नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम है, यानी कि नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम है, ये कब लाया गया था? तो 1997 में भारत सरकार के द्वारा लाया गया था। टारगेट क्या है? तो 2025 तक जो ट्यूबरकुलोसिस है, इसको एलिमिनेट करना है। याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। वहीं अगर आपसे
ये भी बात करें कि टीबी किससे होता है, तो टीबी को जो बैक्टीरिया काउज़ करता है उसको बोला जाता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और याद कर लीजिएगा कि ये बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, क्योंकि आपसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से भी सवाल साइंस में पूछा जाता है। तो टीबी का एलिमिनेशन कार्यक्रम भी आप यहाँ पे याद कर लिए। उसी तरह से आपसे ये पूछा जा सकता है कि रॉस एरिटा ये किताब किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है अनीता देसाई के द्वारा। वहीं अगर आपसे बात किया जाए कि जो एम्पेरर ऑफ ग्लैडनेस है, याद कर लीजिएगा, एम्पेरर ऑफ ग्लैडनेस किसके द्वारा लिखा गया है? तो ओशियन वुओंग के द्वारा लिखा गया है। ओशियन वुओंग के द्वारा ये किताब लिखा गई है। उसी तरह से टू सेव एंड टू डिस्ट्रॉय, टू सेव एंड टू डिस्ट्रॉय। अब ये किताब आपसे पूछ दिया जाएगा तो आप इस क्वेश्चन को कैसे कीजिएगा? तो याद कर लीजिएगा इनका नाम क्या है? इनका नाम है विएट न्यूजेन। याद कर लीजिएगा विएट न्यूजेन इनका नाम है। अब अगली जो किताब है उसका नाम क्या है? तो थिंक इन नेचर मियरली ग्रो। ये इंपॉर्टेंट किताब है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में के लिए है। थिंग्स इन नेचर मियरली ग्रो आपसे पूछा जा सकता है। तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है यून ली के द्वारा। इंपॉर्टेंट किताब है, याद कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो अगला किताब का नाम है इसको मिटा लिया जाए, उसके बाद फटाफट आपको रिवाइज़ करवाता चला जाए। देखिए, अगली किताब की अगर हम बात करें तो हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट जी20, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो अमिताभ कांत के द्वारा। जहाँ पर भी इंडियन राइटर आएँगे और ख़ासकर अमिताभ कांत, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि अमिताभ कांत का नीति आयोग से क्या संबंध है? चलिए, तो ये अमिताभ कांत के द्वारा लिखा गया है। उसी तरह से जो वाइल्ड फिक्शन है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है अमिताभ घोष के द्वारा। अब अगर बात करें दिया सलाई, मैंने आपको बता दिया। और अगला जो है लाइफ ऑन मार्स किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये भी लिखा गया है अमिताभ कांत के द्वारा। सब याद करते चलिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसी तरह से बहुत ही इम्पोर्टेंट किताब है जिसका नाम है मेरे अच्छे दिन। तो मेरे अच्छे दिन किसके द्वारा लिखा गया है? तो हरि सिंह राणा के द्वारा ये किताब लिखा गया है। उसी तरह से ये भी इम्पोर्टेंट है, जहाँ वेरी इंपॉर्टेंट लिखे, यानी कि एग्ज़ाम में आपको पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो द वन, उसी तरह से क्रिकेट, माई लाइफ एंड मोर, ये किसके द्वारा लिखा गया है? ज़ाहिर-सी बात है, ये शिखर धवन के द्वारा लिखा गया है। मैंने आपको पढ़ाया भी है कई बार इसे, तो शिखर धवन के द्वारा लिखा गया है। उसी तरह से कश्मीर इस इंसर्जेंसी, कश्मीर पर सवाल आते ही आप समझ लीजिए कि वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो कश्मीर इंसर्जेंसी किसके द्वारा ये लिखा गया है? तो कश्मीर इंसर्जेंसी लिखा गया है कर्नल योगिंडे, ठीक है? इनका नाम क्या है? कर्नल योगिंडे कंडारी साहब। ये जो हैं, इनको ये किताब ये लिखा गया है। ये रिटायर्ड पर्सन है तभी तो लिख रहे हैं, ठीक है? अब जो अगला बुक है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है डिफरेंट बट नो लेस। याद कर लीजिएगा, ये अनुपम खेर साहब की किताब है। बाकी भी 3-4 किताब हैं जो मैंने आपको एक दिन याद कराया था। उन चारों किताबों को याद कर लीजिएगा। हालाँकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो सब पुरानी किताबें हैं। तो अनुपम खेर साहब की ये किताब को याद कर लीजिएगा। उसी तरह से सबसे और भी इम्पोर्टेंट जो आपके बुक हैं, तो ये मैंने पढ़ाया था आपको कि 10 पैसे के पोस्ट कार्ड, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो 10 पैसे के पोस्ट कार्ड लिखा गया है कैप्टन एसएन अहमद के द्वारा। ये मैंने आपको पढ़ाया था, कुछ ही दिन पहले रिवाइज़ करवाया था इसको। उसी तरह से आपसे अगला पूछा जाएगा कि एमएस स्वामीनाथन साहब पर किताब आया था। एमएस स्वामीनाथन साहब पर एक किताब आया था, द मैन हू फेड इंडिया। द मैन हू फेड इंडिया नाम से एक किताब छपा था। अब इनका जो लेखिका थी उनका नाम आपको बताना है, तो इनका नाम था प्रियंवदा जया कुमार। मैं लिख देता हूँ, प्रियंवदा जया कुमार इनका नाम था। तो सब ही नाम इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। और ये पूरे के पूरे मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट किताब थे उसको लिखवा दिया है। उसी तरह से अब एक और किताब है जिसको कि आप याद कर लीजिएगा। अब इस किताब का नाम है व्हाई कॉन्स्टिट्यूशन मैटर। व्हाई कॉन्स्टिट्यूशन मैटर किसके द्वारा लिखा गया है? तो आप जानते हैं कि ये सीजीआई रह चुके हैं और इनका नाम है जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़। तो देख लीजिए, इसमें से जितने भी मैंने लिखा है 8-10 मैंने वेरी इंपॉर्टेंट आपको बता दिए।
उसमें से भी आपको छाँट दिया है मैंने, तो उन किताबों को याद कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले करंट अफ़ेयर पे। अगला करंट अफ़ेयर आपसे पूछता है कि इंडिया का पहला वर्ल्ड पारा एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स बिगन एट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेन्यू? तो कहाँ पर हुआ है? तो ज़ाहिर-सी बात है इंडिया में हुआ है और पहली बार हो रहा है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये हुआ है आपका जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में, यानी ऑप्शन ए इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। वहीं बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। तो आपसे बोलता है कि जो वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2025 का थीम था, थीम याद कर लीजिएगा। ये थीम था पार्टनरशिप फॉर एक्सेलरेटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट सॉल्यूशन। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2025 हुआ। इसकी थीम थी पार्टनरशिप फॉर एक्सेलरेटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट सॉल्यूशन। आपको बताना है कि ये जो समिट है, ये किस संस्था के द्वारा ऑर्गेनाइज करवाया गया? तो आपको याद रखना है कि इसका नाम है द एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, यानी कि किसकी बात की जा रही है? एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की बात की जा रही है, टेरी की बात की जा रही है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर है। 1974 में इसका स्थापना हुआ था। आपको कुछ और नाम भी याद रखना है, जिसमें से फाउंडर का नाम क्या है? तो दरबारी एस सेठ इनका नाम था। और अगर बात करें अभी फ़िलहाल में डीजी कौन है? तो ये हैं डॉक्टर विभा धवन। ठीक है? याद कर लीजिएगा, ये नाम इम्पोर्टेंट है। चलिए, अब बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफ़ेयर पे। तो ये देखिए अगला सवाल है कि जो टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर इंडिया में है, वो 7,94,245 स्क्वायर किलोमीटर था। आईएसएफआर रिपोर्ट, यानी कि इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, इंडियन सर्वे फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है आता है 2015 में। अब 2023 में जो फॉरेस्ट है, वो फॉरेस्ट में जो ट्री कवर है, वो कितना स्क्वायर किलोमीटर बढ़ गया? तो देखिए अगर 2023 की बात करें तो 8,27,357 किलोमीटर हो गया है। तो देखिए आपसे सवाल कैसे बन सकता है, अगर हार्ड सवाल आपसे बनाना होगा तो। और ये भी याद कर लीजिएगा कि जो आईएसएफआर है, ये रिपोर्ट हर 2 साल में पब्लिश होता है, एवरी 2 ईयर्स में। आपसे ये भी लिख के दे सकता है कि हर साल होता है या फिर हर 2 साल में 1 बार होता है, ये आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो देखिए मैंने बताया आपको कि 2015 में ये कितना था? तो ये था आपका 7,94,245 था। वहीं अगर 2023 की बात करें तो 2023 में ये बढ़कर इतना हो गया, तो ये हो गया आपका 8,27,000, कितना हो गया है? 8,27,357 हो गया है। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि 2015 के रिस्पेक्ट में 2023 में कितना का इंक्रीमेंट हुआ है? ये भी सवाल ऐसे बनने लगे हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसमें से घटा के याद कर लीजिए। अगर ये दोनों याद रख सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं याद कर सकते हैं तो डायरेक्टली याद कर लीजिएगा। तो ये हो जाएगा 9 और 3 12, यानी कि 33,112 स्क्वायर किलोमीटर का बढ़ोतरी हो गया है। एक बार फिर से काउंट कर लेता हूँ, 7 में से 5 गए 2, 5 में से 4 गए 1, 3 में से 2 गया 1, 7 में से 4 गए 3, 9 और 3 12, बिल्कुल 33,112 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ा है फॉरेस्ट का कवर। चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले सवाल पर। देखिए अगला सवाल आपसे क्या पूछा गया है? अगला सवाल पूछा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है, इनॉग्रेट किया है 450 बेड नमो हॉस्पिटल, कहाँ पर? और साथ ही साथ रिसर्च सेंटर तो खुलता ही है आजकल, हॉस्पिटल खुल जाए, चाहे जैसा भी हो, रिसर्च सेंटर आगे लिख ही देते हैं। तो ये सिलवासा में खोला गया है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सिलवासा कहाँ स्थित है, किस स्टेट या फिर किस यूटी में संबंधित है ये। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपसे पूछा गया है कि रणजी ट्रॉफी 2024-25 का टाइटल किसके द्वारा जीता गया है? तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि भारत का इम्पोर्टेंट खेल है ये, क्रिकेट, है ना? तो 2024-25 का रणजी ट्रॉफी किसके द्वारा जीता गया है? तो विदर्भ के द्वारा जीता गया है। अब आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और बीसीसीआई का आपको याद कर लेना है। तो इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 1909 में। वहीं अगर इसके फॉर्मेशन की बात करें तो 1928 में हुआ था। यहाँ पर अगर बात करें तो जय शाह हेड हैं और इसके यहाँ पर की बात करें तो ये हैं रॉजर बिन्नी, इनका नाम है, याद करते चलिए। उसी तरह से यहाँ पर बात करें तो दुबई यूएई हेडक्वार्टर है और अगर यहाँ पर बात करें तो मुंबई यहाँ पर हेड है। आपको आईपीएल याद रखना है, विराट कोहली जीत चुके हैं। आईपीएल के चेयरमैन का नाम इंपॉर्टेंट है, अरुण धुमाल, याद कर लीजिएगा। और जो चीफ सेलेक्टर है इंडियन टीम के लिए, उनका नाम क्या है? तो अजीत अगरकर। तो ये सारी पॉइंट्स आपको याद रखना है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर।
अगला सवाल देखिए क्या पूछता है आपसे। आपसे पूछता है कि किस टीम ने 5वां एशियन वुमेन टाइटल जीत लिया है? तो निश्चित रूप से भारत ऑप्शन होता है, तो तुक्का भी लगाएँगे तो भारत सही बैठ जाएगा आपका। तो इस सवाल का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं आगे। तो हाल ही में स्विस कंपनी आईक्यू एयर 2024 का रिपोर्ट पब्लिश हुआ है। इसमें इंडिया का रैंक ग्लोबली आपसे पूछा जाएगा। तो आपको याद रखना है कि भारत का ग्लोबली स्थान 5वां है, सबसे आखिरी में चार्ट का स्थान है, ये भी बात याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं आगे अगले सवाल पर। तो अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि नासा ने हाल ही में लॉन्च किया है स्फेयर एक्स स्पेस टेलीस्कोप। फाल्कन 9 रॉकेट के साथ इसको भेजा गया है। अब ये स्टडी करेगा अर्ली यूनिवर्स और साथ ही साथ मैप करेगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गैलेक्सीज कॉस्मोस के आसपास। तो यानी कि गैलेक्सी को पूरा छान मारेगा, टेलीस्कोप है तो ज़ाहिर-सी बात है उसी को स्टडी करेगा। अब आपसे पूछा गया है यहाँ पर दिए गए सवाल में स्फीयर का फुल फॉर्म क्या होगा ये आपको बताना है। तो चलिए स्फीयर का फुल फॉर्म आपको बता देते हैं। तो स्फीयर का फुल फॉर्म यहाँ पर दिया गया ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर फॉर द हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स। और साथ ही साथ इपोक ऑफ आपसे रियोनाइजेशन एंड आइसेज एक्सप्लोरर, ये इसका फुल फॉर्म है। सही फुल फॉर्म है, याद कर लीजिएगा, 2-3 बार देखिएगा तो निश्चित रूप से आपको याद हो जाएगा। अब नासा न्यूज़ में है तो नासा को भी आप पूरी तरह से याद कर लीजिए। नासा का फुल फॉर्म अपने आप में क्वेश्चन है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अब इसका फाउंडेशन कब रखा गया था? तो 20 जुलाई 1958 को रखा गया था। वहीं अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो इसकी हेडक्वार्टर है आपका वाशिंगटन डीसी में। वहीं अगर इसके हेड की बात करें यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, तो एडमिनिस्ट्रेटर का नाम है सीन डफी। अगर फाउंडर की बात करें कि किसने नासा को फाउंड किया था, तो इनका नाम था ड्वाइट डी आइज़नहावर। तो इनका नाम भी याद कर लीजिएगा। तो ये थे आपके टॉप 10 रिवीजन करंट अफेयर जो आपको डेली सो देखेंगे तो आपको मैं लगातार आपके एग्जाम्स तक पढ़ाते चला जाऊँगा। तो आपको हर चीज़ क्लास में ही याद हो जाएगा और ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको आपके मार्क्स को इन्हेंस करने में मदद करेगा। मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।